नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास की एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बिना सच कहूं तो ये पूरी कहानी ही अधूरी सी लगती है। ये एक फाउंडेशनल टेक्स्ट है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो इस सफर की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। आखिर हिंदी साहित्य का वो कौन सा ग्रंथ है जिसे हम उसका पहला सच्चा इतिहास कह सकते हैं? इसी सवाल का जवाब बस समझ लीजिए हमारी आज की मंजिल है। और हाँ, इस पूरी बातचीत का आधार क्या है? ये स्टडी नोट्स। हम सीधे इन्हीं सोर्स नोट्स से बात करेंगे ताकि एक एक फैक्ट, एक एक जानकारी एकदम साफ और सटीक हो। चलिए, तो सबसे पहले इस जरूरी ग्रंथ का एक छोटा सा परिचय लेते हैं। जानते हैं इसके बारे में कुछ बिल्कुल बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी बातें। तो लीजिए, हमारे सवाल का जवाब आ गया है। ये ग्रंथ है द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब ये सिर्फ एक किताब का नाम नहीं है, ये हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आप कह सकते हैं एक मील का पत्थर है। और इस जबरदस्त काम के पीछे जो शख्स थे वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। ये एक ऐसा नाम है जो हिंदी साहित्य पढ़ने वाला हर स्टूडेंट जानता है, और जानना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अकेले ही ये पहाड़ जैसा काम कर दिखाया था। और साल, जरा सोचिए, साल था 1888। ये वो दौर था जब हिंदी साहित्य के जो बिखरे हुए मोती थे ना, उन्हें एक धागे में पिरोने की पहली कोई सीरियस कोशिश हो रही थी। और ठीक उसी साल ये ग्रंथ दुनिया के सामने आया। तो सवाल उठता है कि भाई इस ग्रंथ में ऐसा क्या खास था, इसने ऐसा क्या कर दिया जो इसे इतना बड़ा बना दिया? चलिए, इसकी कुछ अनोखी बातों पर, इसकी विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। जो चीज इस ग्रंथ को सबसे सबसे अलग खड़ा करती है वो थी इसकी पद्धति। ग्रियर्सन ने पहली बार कालानुक्रमी पद्धति का इस्तेमाल किया। मतलब उन्होंने कवियों और उनकी रचनाओं को समय के हिसाब से क्रोनोलॉजिकली रखा। और ये उस वक्त एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था जिसने आगे के लिए एक नया स्टैंडर्ड ही सेट कर दिया। अच्छा, अब एक ऐसी बात जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। हिंदी साहित्य की नींव रखने वाला ये ग्रंथ पता है किस भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी में। जी हां, अंग्रेजी में। और ये बात हमें उस दौर के बारे में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। और इसे किसी ऐसे वैसे पब्लिशर ने नहीं छापा था। इसे छापा था उस समय की सबसे बड़ी, सबसे प्रतिष्ठित संस्थाओं में से एक, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने। उन्होंने अपनी पत्रिका के एक स्पेशल इशू, एक विशेषांक के तौर पर इसे पब्लिश किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि स्कॉलर्स के बीच इस काम को लेकर कितना एक्साइटमेंट रहा होगा। अब सवाल ये है कि ग्रियर्सन ने साहित्य के इतने बड़े सागर को आखिर बांटा कैसे? उन्होंने इसका स्ट्रक्चर कैसे तैयार किया? चलिए उनके बनाए हुए इस काल विभाजन के पूरे नक्शे को समझने की कोशिश करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पूरे इतिहास को 11 अलग-अलग चैप्टर्स या कह लें कि पीरियड्स में बांट दिया। ये सफर शुरू होता है चारण काल से, फिर 15वीं शताब्दी के धार्मिक पुनर्जागरण से होता हुआ आगे बढ़ता है। इसमें जायसी और तुलसीदास जैसे बड़े नामों के लिए अलग-अलग अध्याय हैं, और ये सफर जाकर खत्म होता है कंपनी और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान पर। तो देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये इतिहास को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा था। तो इन सब बातों के बाद अब हम आते हैं सबसे बड़े और सबसे जरूरी सवाल पर। आखिर इस ग्रंथ का ऐतिहासिक महत्व क्या है, और आज भी इतने सालों बाद भी हम इसे क्यों याद करते हैं? देखिए, ये एक लाइन इस किताब की पूरी कहानी बता देती है। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ। और इस लाइन में जो सबसे जरूरी शब्द हैं वो हैं सच्चे अर्थों में। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो कोशिशें हुई वो कवियों की लिस्ट जैसी थीं। ये पहला ग्रंथ था जिसे एक व्यवस्थित, एक हिस्टोरिकल नजरिए से लिखा गया था। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। साल 1957 में डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इसका हिंदी में अनुवाद किया, और उनके इस काम की वजह से ये अनमोल खजाना हमेशा के लिए हिंदी की अपनी दुनिया के लिए खुल गया और सबके लिए एक्सेसिबल हो गया। तो ये किताब है जॉर्ज ग्रियर्सन की द मॉडर्न वर्नैक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। अब देखिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं थी, इसे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन, मतलब लिटरेरी हिस्ट्री की एक नई सुबह माना जाता है। पर इसका असल में मतलब क्या है, इतिहास लेखन? हाँ, तो इसको समझने के लिए ना पहले इतिहास लेखन या हिस्ट्रियोग्राफी शब्द को पकड़ते हैं। इसका सीधा सा मतलब है इतिहास लिखने का तरीका, उसकी कला। ग्रियर्सन कोई लिटरेरी क्रिटिक की तरह सिर्फ रिव्यू नहीं लिख रहे थे,
नहीं, वो असल में साहित्य का इतिहास बना रहे थे। मतलब उन्होंने अलग-अलग दौर के कवियों को, उनकी रचनाओं को उठाया और उन्हें एक प्रॉपर कहानी की तरह एक सिलसिलेवार ढंग से पेश किया। अजय कुमार अपने नोट्स में ग्रियर्सन के काम के लिए एक बड़ा ही पावरफुल मेटाफर इस्तेमाल करते हैं। पहली ईंट। सोचिए, पहली ईंट। इसका मतलब सीधा है कि हिंदी साहित्य के इतिहास की जो इमारत आज खड़ी है, उसकी नींव का पहला पत्थर इन्होंने ही रखा था। प्रथम नींव का पत्थर, द फर्स्ट फाउंडेशन स्टोन। ये लाइन अपने आप में ही सब कुछ कह देती है। मतलब ये काम इतना फंडामेंटल था, इतना ओरिजिनल था कि इसके बिना आज हम हिंदी लिटरेचर की जो पढ़ाई करते हैं, जो एकेडमिक स्टडी करते हैं, उसका स्वरूप शायद कुछ और ही होता। तो सवाल ये है कि ये नींव बनी किस चीज से थी। देखिए, ग्रियर्सन ने 3 ऐसे काम किए जो उस वक्त के लिए रेवोल्यूशनरी थे। पहला, उन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम लिटरेरी हिस्ट्री को अलग-अलग पीरियड में बांटा, काल विभाजन किया। दूसरा, उन्होंने हिंदी साहित्य की एक बाउंड्री तय की, उसे डिफाइन किया कि भाई ये संस्कृत से अलग है, ये उर्दू से अलग है। और तीसरा, जो कि बहुत बड़ी बात थी, उन्होंने अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हिंदी कवियों पर रखा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अच्छा, अब जरा इस प्रोजेक्ट के स्केल की बात करते हैं कि ये कितना बड़ा काम था। ये जानना बहुत जरूरी है कि ग्रियर्सन का ये जो काम था, ये कितना एम्बिशियस था, कितना विशाल था। तो सुनिए, उनकी किताब में 952 कवियों का जिक्र है। ये नंबर आज भी बहुत बड़ा लगता है। जरा सोचकर देखिए, 19वीं सदी का आखिर है, ना इंटरनेट है, ना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और उस दौर में इतने सारे कवियों की जानकारी जुटाना मतलब कितना मुश्किल रहा होगा। और रुकिए, बात सिर्फ नंबर की नहीं है। इन 952 कवियों में से 66 कवि तो ऐसे थे जिन्हें गियर्सन ने पहली बार दुनिया के सामने रखा था, उन्हें खोज निकाला था। मतलब इन गुमनाम कवियों को इतिहास के पन्नों में जगह दिलाने का काम गियर्सन ने किया। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। ग्रियर्सन की लेगेसी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी उलझी हुई है। एक तरफ तो वो इस साहित्य की इतनी तारीफ कर रहे थे और दूसरी तरफ उसी को लेकर उनके कुछ विचार बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी थे, मतलब विरोधाभासी थे। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, ये जो शब्द है स्वर्ण युग, अ गोल्डन एज, पता है ये किसने दिया? ये ग्रियर्सन ही थे जिन्होंने सबसे पहले भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। और सोचिए, ये टर्म आज तक हम इस्तेमाल करते हैं। उनकी तारीफ का एक और कमाल का उदाहरण देखिए। उनका कहना था कि यूरोप में बिहारी सतसई के बराबर की कोई रचना है ही नहीं। ये बात दिखाती है कि वो इंडियन पोएटिक ट्रेडिशन की कितनी ज्यादा इज्जत करते थे, कितना गहरा सम्मान था उनके मन में। पर जैसा मैंने कहा, सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल है। ग्रियर्सन ने ये भी दावा कर दिया कि जो मॉडर्न हिंदी भाषा है वो असल में अंग्रेजों का आविष्कार है, एन इंग्लिश इन्वेंशन। अब जाहिर सी बात है, इस एक दावे ने कितनी बड़ी बहस छिड़ दी होगी। तो इतनी तारीफें, इतने विवाद, इन सब के बावजूद इतिहास ग्रियर्सन को आखिरकार कैसे याद रखता है? उनके काम का फाइनल जजमेंट क्या है? इसका जवाब दिलचस्प बात यह है कि हमें अगली पीढ़ी के भारतीय विद्वानों से ही मिलता है। मशहूर क्रिटिक नलिन मिलोचन शर्मा एक बात कहते हैं जो सब कुछ साफ कर देती है। वो कहते हैं कि हिंदी के विधेयवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल नहीं, ग्रियर्सन ही हैं। मतलब हिंदी साहित्य के सिस्टमैटिक इतिहास की शुरुआत करने वाले असली व्यक्ति आचार्य शुक्ल नहीं, बल्कि ग्रियर्सन हैं। अब देखिए, जब एक भारतीय विद्वान इतनी बड़ी बात कह रहा है तो ये ग्रियर्सन के काम पर एक तरह की मुहर लगा देता है। और हाँ, उनका काम सिर्फ इसी एक किताब तक रुका नहीं। लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया जैसा मॉन्यूमेंटल काम, या फिर तुलसीदास पर उनकी गहरी साइंटिफिक स्टडी, ये सब दिखाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीय भाषाओं और साहित्य को समर्पित कर दी थी। तो आखिर में ग्रियर्सन की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल ये है कि कैसे किसी एक इंसान का नज़रिया, उसकी तारीफें और उसके अपने पूर्वाग्रह एक पूरी की पूरी भाषा की कहानी को आने वाली पीढ़ियों के लिए तय कर सकते हैं, उसे एक आकार दे सकते हैं। ये हमें इतिहास की ताकत और साथ ही उसकी सीमाओं के बारे में भी सोचने पे मजबूर करता है।